आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचडी, पीएचडी, जेएससी, प्रोक्ता, एलटीबीएट, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सामान्य स्तर के प्रश्नों के साथ यह प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों को 100% आप सही हल करेंगे। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, इसका आपको जवाब देना। आप जानते हैं कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई यह जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है और शरद चंद्र जी की जीवनी है। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है, इसका आपको उत्तर बताना। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है जीवनी विधा तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है, इसका आपको जवाब बताना है। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है और इस प्रश्न का राइट आंसर अज्ञेय जी को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। प्रश्न संख्या 4, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है रामविलास शर्मा को बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 2। प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब चयनित करिए। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं, आपने इस प्रश्न का जवाब मार्क्सवादी विकल्प 4 को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। पूस की रात काफी चर्चित कहानी है, मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी गई, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है, विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब क्या बनेगा। रस मीमांसा का लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। यदि मैं कामायनी लिखता यह समीक्षात्मक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया और इस प्रश्न का जवाब सुमित्रानंदन पंत, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब हुआ। समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब हुआ। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब 1930 ईस्वी, विकल्प 2 को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हिंदी कालिदास की आलोचना, विकल्प 4 को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब रामविलास शर्मा को आपने चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प 2 हरिवंश राय बच्चन जी को चुना होगा, विकल्प
तो इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, दलित विमर्श पर आधारित रचना जूठन किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? जूठन आत्मकथा का आत्मकथाकार पूछा जा रहा है। जूठन आत्मकथा लिखी गई है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। विकल्प 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? जवाब में आपने अर्धकथानक को चुना। विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी, यह आत्मकथा लिखी गई है मन्नू भंडारी द्वारा। विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? और जवाब में मोहनदास नैमिषराय को चुन करके राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि गालिब छूटी शराब इसमें से किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर रविंद्र कालिया। विकल्प 4 को आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात किसकी आत्मकथा? यादों की बारात आत्मकथा का रचनाकार आपने यादों की बारात आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब जोश मलिहाबादी को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। और प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है मोहनदास नैमिषराय को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है यशपाल को राइट आंसर के साथ है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया इसमें से कोई नहीं तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करना है। तो आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है। विकल्प 4 इस प्रश्न का अगला प्रश्न, लाल तारा इसके द्वारा लिखी गई रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी जवाब देकर के राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र की प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब पद्म पराग को आपने चुना तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? और भारतेंदु जी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य, इसमें सरयू पार की यात्रा। विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर राहुल सांकृत्यायन को आपने चुना तो विकल्प 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर विकल्प 2 गाय को चुना आपने तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन? जंगल के जीव कृति का रचनाकार श्री राम शर्मा को आपने चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है कौन सा इसमें? और प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब इधर उधर की बातें, विकल्प 2 का चयन किया आपने तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं किसका संस्मरण रेखा चित्र है? इसका आपको जवाब बता। सत्यवती मलिक, विकल्प 2 को चुन करके राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, कमल दल नयनन की उन्मानी, फिरसत नाही सखी मोमन ते, मंद मंद मुस्कान। यह पदचरण किसकी रचना है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है रहीम को, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अलवार वैष्णव भक्तों की संख्या पूछा जा रहा है, तो अलवार भक्तों की संख्या आपने 12 चुन लिया, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रणेता हैं, द्वैतवाद के प्रणेता कौन? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 1 मध्वाचार्य को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम क्या है? हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम क्या है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब सखी संप्रदाय चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब, विकल्प 3 विष्णु को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या बनेगा? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 4 केशव दास को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर भक्ति काल, विकल्प 1 को आपने चुना, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब, विकल्प 1 कबीर को आपने चुना, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर मलूक दास, विकल्प 3 को चुना आपने, सही जवाब। प्रश्न संख्या 42, कबीर दास की मृत्यु कहां हुई? प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर मगहर, विकल्प 2 चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम किसने दिया है? जवाब में आपने राम कुमार वर्मा को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर शेख तकी को आपने चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि सूर समाना चंद में दूह किया एक घर एक, अब मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन?
कबीरदास जवाब देकर के इस प्रश्न का राइट आंसर। अच्छा, अगला प्रश्न है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन सा नहीं है? तो विकल्प 2 चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? जवाब में आपने रामचरितमानस चुन करके बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली तुलसीदास की रचना है, रामचंद्रिका केशवदास की, विकल्प ए बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे आपको छांटना है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब, राम की भक्ति काव्य विशेषता में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपको नहीं मिलेगा, विकल्प 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु कौन? नाभादास के गुरु अग्रदास को चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो संवत 1631, संवत 1631 विकल्प एक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सचिव वैद गुरु तीन ज्यों प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नास। रामचरितमानस के किस कांड में यह कहा गया है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब सुंदर कांड चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है उनकी किस रचना में? कृष्ण गीतावली, विकल्प 2 को चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका समय सबसे बाद का है? पद्माकर चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देव कवि की रचना है? भाव विलास चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? हित तरंगिणी, विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन? और इस प्रश्न का जवाब चिंतामणि चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीति काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु, विकल्प 1 बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी को चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीति काल को श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ मिश्र, विकल्प 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? और जवाब में आपने घनानंद को चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। कविता बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल आपने चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीत काल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती? प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर
मतीराम को आपने चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि फागु की भी अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीर किरोरी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में पद्माकर को चुन करके आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है इसमें से? प्रश्न संख्या 65 में राइट आंसर क्या होगा? विकल्प 4 चयनित करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? ग्राम्या चुन करके राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर कृतिवास रामायण विकल्प 2 को चुना आपने, तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित इसमें से रचनाकार कौन है? जवाब में सुमित्रा नंदन पंत को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी? प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर आपने 17 सर्ग चुना, तो राइट आंसर है। निराला के अनुसार हिंदी के मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? और जवाब में आपने कवित चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी के मार्गों का सही अनुक्रम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? जवाब में आपने मुकुटधर पांडे को लिखा चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? विकल्प छायावाद चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। हेमकृतनी के रचनाकार कौन? माखनलाल चतुर्वेदी उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर अहंकार, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेणुका, स्मृति। ये सब दिनकर की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। विकल्प 1 को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें हो जाएगा कानन कुसुम, झरना, आंसू। विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति कौन सी थी? और जवाब में आपने पल्लव को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? प्रश्न संख्या 81 का राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार अपने रेखाचित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है महादेवी वर्मा को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं?
जवाब में निशीथ को चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? विकल्प 3 काव्य विधा चुन करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? जवाब में आपने युगधारा को चुना तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अपराजिता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में रामेश्वर शुक्लांचल को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रश्मिलोक के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब हरी घास पर क्षण भर चुन करके आपने सही जवाब दिया। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध को उत्तर में चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब अंधेरे में कविता को चुन करके आपने राइट आंसर। प्रगतिवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? क्षमा करें, प्रयोगवादी कवियों की। और तार सप्तक चुन करके आपने राइट आंसर दिया। आगे सूची 1 के से सूची 2 को मिलान करना है। तो अरि ओ करुणा प्रभामय अज्ञे की रचना है। धूप के धाम गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी का नाटक है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक विकल्प 1 को चुन करके राइट आंसर। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर माधवी को चुना आपने दूधनाथ सिंह की रचना। स्वदेश दीपक की रचना इसमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब कोर्ट मार्शल को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर विकल्प 4 विरोधाभास को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब मंच और सज्जा। विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर विकल्प 3 को आपने चुना हिंसा एवं यौन प्रसंग तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 101 का राइट आंसर सूची पत्र। विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जवाब में विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि करण कारक किस वाक्य में है? कर्ता ने कर्म को करण से तो जवाब में आपने वह कलम से लिखता है। विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या होता है? तो आप जानते हैं मेपे पर अधिकरण कारक। विकल्प 3 पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 105 का राइट आंसर ओ धन अनपवन। विकल्प 1 का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में व्यंजन संधि है?
प्रश्न संख्या 106 का राइट आंसर सज्जन को आपने चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प भानुदय को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनविक्षा का संधि विच्छेद क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब अनुधन इच्छा, विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि नील गाय में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब नील गाय में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 109 का राइट आंसर विकल्प 3 कर्मधार है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पर्णकुटी शब्द में समास आपको बताना है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब विकल्प 1 तत्पुरुष समास चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न सदगति में समास कौन सा होगा। सदगति में समास कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होगी द्वंद्व समास होगा। अकाल पीड़ित में समास कौन सा है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब तत्पुरुष समास को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जय पराजय में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बिल्कुल सही जवाब। प्रत्यय रहित शब्द इसमें से कौन सा है। अनुवाद चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। कूप मंडूक में किस समास की योजना है। बहुब्रीहि चुन करके राइट आंसर। प्रतिदिन में समास बताना है आपको। प्रतिदिन में समास आपने कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है, इसका आपको जवाब बताना है। एनवीएस पीजीटी 2014 का पूछा गया प्रश्न है और जवाब में अगर आपने व्यंग्यार्थ चुना तो डी विकल्प साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 121 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी लक्षणा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, यहां पर इसका लक्ष्यार्थ होगा। यहाँ गीदड़ और सिंह ये दोनों लक्ष्यार्थ लेकर के ही आप इस वाक्य का अर्थ निकालेंगे। यानी सिंह की तरह ताकतवर पुरुष जब युद्ध के क्षेत्र में उतरा तो शेर की भांति गीदड़ की भांति के लोग जो थे, डरपोक किस्म के लोग थे, वे वहां से भाग खड़े हुए। तो यह लक्षण शब्द शक्ति है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 122 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी विकल्प। इसमें जो आपके तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी शब्द 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ रहित दोषों काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य मम्मट चुना होगा। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाय धर्म कर्ता रो धर्मा गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह काव्य गुण की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न जो रचना होती है वह ओज गुण से संपन्न रचना होती है। यह भरत मुनि द्वारा दिया गया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अप्रयुक्त दोष, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य क्षेमेंद्र को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभाव अनुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र, बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी रति को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी आचार्य शंकुक ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी भरत मुनि को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रस सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत इसमें डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। केवीएस पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और साथियों सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का यह अद्भुत संकलन है, तो इनका अवलोकन आप लोग ध्यानपूर्वक करते रहिए। और प्रश्न संख्या 134 है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया वीर रस, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। यह भी पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? और छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य आपने पिंगल मुनि को माना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है? इसका आपको जवाब बताना है और इसमें से आप जानते हैं कि दोहा, चौपाई और रोला मात्रिक छंद हैं, तो विकल्प इसमें सवैया सी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्णिक छंदों में विचार किसका होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है साथियों, इसमें जो है वर्णों से ही गणना की जाती है और विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। तो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, इसमें प्रयुक्त छंद आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके सवैया चुना होगा, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके वाणिक छंद विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब के साथ। पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी को उपेंद्र वज्रा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें से कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें आचार्य विश्वनाथ हैं, डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गणों का प्रकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 8 चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। या माता राजभान शल का सूत्र होता है इसका, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है। तो मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद बड़ा चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है, और आपने ए बी डी को छोड़ करके सोरठा चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है। अवधि का निजी छंद अगर आपने विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प बी को छोड़ करके बरवय को चुना है तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोरठा का विपरीत है। अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि सोरठा का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहा का अगर विपरीत छंद देखा जाए तो वह सोरठा होता है। तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, और डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आप जानते हैं कि मात्राएं होती हैं 16, और सी विकल्प का उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 148 है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा होता है। प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब अगर आपने दिया है 12, 7, 19, बी विकल्प के साथ बरवय बिल्कुल सही जवाब। 12-12 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, बरवय छंद का उदाहरण है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है। तो यह एक प्रकार का छंद है भैया, ए विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया होगा, विकल्प रोला, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। रोला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपको फटाफट आंसर टिक कर दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बनेगा दोहा, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके चौपाई चुना होगा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल, अब बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दोहा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सरसी छंद में होती है, बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 पर्यायती होती है और अंत में गुरु एवं लघु होता है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण शरण। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, और जवाब में अगर आपने चुन लिया है सोरठा को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि छप्पे में होते हैं, फटाफट उत्तर करिए। छप्पे में जो है 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद है तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है।
प्रश्न संख्या 158 का हल करना है आपको। फटाफट उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी कुंडलियां होता है तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस छंद के 4 से अधिक चरण होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने छप्पे चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की यद से कुल 19 मात्राएं होती हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने बरवय चुना, अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे 12-12 पर और 7-7 पर, तो यह जो है बरवय होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, अतिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने बरवय चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु। अगला प्रश्न है कि केवल मात्रिक छंद इस विकल्प में जहां है उसका आपको चयन करना है। तो मात्रिक छंद वाला विकल्प इसमें चौपाई, दोहा और रोला, विकल्प सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो दोहा, रोला और चौपाई सारे ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, तो इसमें रोला, दोहा और हर गीत का मात्रिक छंद है, मंद्रा, कांता वर्णिक छंद का उदाहरण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके हर गीत का विकल्प बी का चयन किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 167 का राइट आंसर विकल्प डी श्लेष अलंकार होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बनेगा आपका अनुप्रास अलंकार, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी लाटा अनुप्रास तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो दोनों ही कनक के अलग अलग होंगे और आवृत्ति हुई है शब्द की यमक के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अजं तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प स्लेश ए को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी उत्प्रेक्षा को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। इसमें झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, अब मानो जल बरस रहे हो श्यामन घन काले, क्योंकि इसमें जन जानो मन मानो शब्द से ही तुरंत उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, अतु मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में अलंकार आपको बताना है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका अलंकार बनेगा, यहाँ उर्वशी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग हैं, विकल्प ए के साथ आप गए, यमक का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, आपके कवि खद्योत्सम ज्ञाता करें प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और यहाँ पर अगर आपने यमक अलंकार चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर तरबो छाए छाए, जो के कुल सो जल पर मन हित मन हूँ सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका वृत्ति अनुप्रास होगा, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर दूसरी पंक्ति जो आपकी है, इसमें उत्प्रेक्षा भी बनेगा, मनहु सुहाए, जो के कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा है और इस पंक्ति में आपका जो है वृत्त्यानुप्रास है।